हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अध्याय 5 का जैव प्रक्रम इस चैप्टर का नोट्स लेकर के आया हूँ। तो 10th क्लास का अध्याय 5 जैव प्रक्रम को आज हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो ये नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है स्टूडेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस नोट्स को आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। इससे ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इस नोट्स को पूरी तरीके से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप 4 चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जा करके सभी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए समझ लेते हैं। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीव हैं सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीव बाहर से ऊर्जा स्रोत के रूप में भोजन लेते हैं। तो ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगा, तो ऊर्जा की आपूर्ति सिंपल सी बात है, क्या से हो जाएगा स्टूडेंट, भोजन से ऊर्जा की आपूर्ति होगा। ठीक है, और जो भोजन जो कहाँ से मिलता है हम लोगों को, पर्यावरण से, बाहर से मिलता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर उसको विघटन करते हैं और हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के क्षतिपूर्ति को अनुसरण करता है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के प्रक्रम आते हैं, जैव प्रक्रम आते हैं, जिसमें से मेरा पहला है सजीव या जैव प्रक्रम, एक होता है निर्जीव या अजैव प्रक्रम। तो चलिए मैं पहले सजीव या जैव प्रक्रम को समझ लेते हैं। इसमें वे सभी आते हैं जो प्राकृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। प्राकृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मतलब होता है कि वह अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं, जो चलते भूलते हैं। ठीक है, जो चलते हैं, दौड़ते हैं। वे पेड़ पौधे जो समय के साथ बढ़ते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं। तो दूध दही में जब आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वे भी क्या है, सजीव के अंतर्गत आते हैं। वे अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है निर्जीव या अजैव। इसमें जान नहीं होती है। वे चल दौड़ नहीं सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं, जैसे किताबें, धातुओं से बनी वस्तुएं। तो ये सारे क्या है, निर्जीव अजैव वस्तुएं हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट कि हम लोग जब भोजन बाहर से लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं स्टूडेंट पोषण। ठीक है, पोषण किसी को कहते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा से हमें ताकत मिलती है, और ताकत ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए साग सब्जी, दूध, मांस इत्यादि। तो इसी को पोषण कहते हैं। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। और ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो पोषण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए मैंने एक सारणी बना रखा है, ये पोषण है। पोषण का पहला प्रकार है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी को कहते हैं अपने स्वयं से पोषण करता हो। ठीक है, वो अपने शरीर में ही पोषण करता हो, वो बाहर के चीजें नहीं खाता पीता हो, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और एक होता है विषम पोषी पोषण। तो विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार। ठीक है, विषम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भिन्न। तो भिन्न भिन्न प्रकार का जब पोषण होता है उसी को विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो विषम पोषी में क्या करते हैं, जितने भी जीव आते हैं वो बाहर से अलग अलग तरीकों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्रहण करते हैं। अपना भोजन जो है स्वयं अपना शरीर में ही बनाते हैं, और उसके लिए आप
उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो दो मुख्य तत्व हैं, जो मुख्य पदार्थ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं एवं सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तो स्वपोषी पोषण नहीं कर पाएंगे। और एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसको कहते हैं और सूर्य का प्रकाश क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। क्लोरोफिल सिंपली आप लोगों को बता देते हैं, ये पत्ता में होता है। और किस प्रकार के पत्ता में होता है स्टूडेंट, ये हरी पत्तियों में होता है। तो इससे क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं और इसी ऊर्जा से अपना जीवन पोषण करते हैं। उसके बाद हमारा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य एक विषमपोषी जीव है। तो मनुष्य क्या है, स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी है, क्योंकि ये सारा का सारा ऊर्जा बाहर के चीजों को खा करके करता है। तथा पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। देखिए, यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में जल, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और दोनों जब भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हमारा C6H12O6 प्राप्त होता है। और प्लस में O2 जो है ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है जो हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मिलता है। और ये जल भी हमारा कहां से प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वे क्या करते हैं, वो उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन देते हैं। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, फोटो को भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए, जल का ग्रहण हमारा पेड़ पौधे कहां करते हैं, जड़ से करते हैं। उसके बाद है पत्ता क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा होता है, इसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम क्लोरोफिल के ही हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में भोजन बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है, इसके बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते। उसके बाद है रंध्र। रंध्र क्या है स्टूडेंट, ये पत्ती में एक छिद्र होता है। ये छिद्र क्या करता है, खुलता है एवं बंद होता है। और जब भी वाष्पोत्सर्जन करना हो, जल की मात्रा अधिक हो जाए, तो उसको वाष्प के रूप में ऊपर भाप में उड़ा देती है एवं सूर्य के प्रकाश को सोखने का काम करती है। ये सारे कार्य रंध्र करती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान पत्तों में उपस्थित छिद्रों के द्वारा करते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों पर क्लोरोफिल और CO2 की उपस्थिति होने पर, ठीक है, अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। उसके आगे पॉइंट है, जब रंध्र में जल अधिक हो जाता है तो द्वार कोशिका खुल जाती है तथा जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और रंध्र की द्वार कोशिका बंद हो जाती है। यह एक जल हानि की क्रिया है। तो देखिए, मैंने एक फोटो बनाया हूं, जिनमें से एक है रंध्र छिद्र खुला हुआ है और एक में रंध्र छिद्र बंद है। तो जब भी जल का मात्रा अधिक हो जाए, जब जड़ों के द्वारा जल अधिक सोख लिया जाए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर का होता है, ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और जल की मात्रा अधिक सोख लेता है, तो ये रंध्र छिद्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। और खुल जाने के बाद में जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और फिर से पुनः रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी को रंध्र कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विषमपोषी। तो विषमपोषी किसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों में पोषण की विधि विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये चीज हम बता चुके हैं।
तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित है। अनेक जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की युक्तियां क्या हैं? अलग अलग हैं, अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करते हैं, कुछ जीव क्या करते हैं? शरीर के अंदर करते हैं, और कुछ जीव दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे स्वपोषी के ऊपर में चिपक करके करते हैं। तो कुछ जीव क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करते हैं। तो इसमें जो उदाहरण हमारा है फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम। तो चलिए मैं एक अमीबा का फोटो लिया हूं। तो अमीबा वाला में देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एकल कोशिक जीव है। ये क्या करता है? अपना साइज को, आकृति को बढ़ाते घटाते रहता है। तो ये क्या करता है? जब भी कोई उसके समीप खाद्य कण आता है, वो क्या करता है? यहां से और यहां से अपना शरीर को इस प्रकार से पदार्थ एवं कूटपाद के रूप में ढालने लगता है। तो इस प्रकार से क्या करता है? खाद्य कण को पकड़ने का कोशिश करता है। और तीसरा फोटो देख रहे होंगे कि ये क्या किया? पूरी तरह से अमीबा ने खाद्य कण को क्या किया है? रितिका के अंदर में भर लिया है, उसको पूरी तरह से पकड़ लिया है। और इस प्रकार से अमीबा के अंदर भोज्य पदार्थों का विघटन होता है। अब मेरा अगला है मनुष्य में पोषण। तो अमीबा का पोषण हम लोग जान लिए, ठीक है। अब हम मनुष्य का पोषण पढ़ते हैं, जो ज्यादा ही VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप VBI में इसको लिख लीजिएगा। और मनुष्य में पोषण से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया द्वारा पोषण होता है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इसी के द्वारा पोषण होता है। हम तरह तरह के भोजन लेते हैं, वह मुख से होकर, मुंह, हमारा मुख जो है वहां से हम लोगों का भोजन का पाचन चालू होता है। हम लोग दांत से उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, जहां जरूरत की चीजों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। एवं जो अनुपयोगी चीजें होती हैं, अनुपयोगी चीजें का मतलब होता है जो भोजन का पचने के बाद अपशिष्ट बचता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को पाचन तंत्र कहते हैं। अब मानव पाचन तंत्र के जो इम्पोर्टेंट अंग है, कौन कौन से अंग है? मुख, मुख में हम क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट ग्रासिका, उसके बाद है फेफड़ा, ये भी हमारा पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। अमाशय, अमाशय में भी पाचन तंत्र की क्रिया होती है। यहीं पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जठर रस कहते हैं, यहीं पे निकलता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये दोनों भी पाचन तंत्र के क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद गुद्दा, गुद्दा द्वार क्या करता है? भोजन को निष्कासन करता है, भोजन का निष्कासन। तो भोजन का निष्कासन गुद्दा द्वार के द्वारा ही होता है। अब पाचन तंत्र कैसे कैसे कार्य करता है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली, तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो दांत जो है हमारा क्या है? इनामेल का बना होता है, और ये हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दांत शरीर का सबसे कठोर भाग। ये हमारा दांत जो है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, पीसता है उसको। उसके बाद हमारा क्या है? लार। ये लार क्या करता है स्टूडेंट? भोजन को मुलायम बनाता है। भोजन को मुलायम अथवा गीला बनाने के लिए लार रस का मुख में स्रावित होता है। तो ये हमारा मुख में एक टाइलिन नाम का ग्रंथि होता है, जहां से लाला रस या लार का
निकलना होता है और ये क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाता है जिससे वो ग्रास नली में फंसे नहीं, वो सीधा नीचे पेट की ओर जाए, अमाशय की ओर जाए। उसके बाद आगे हमारा लिखा हुआ है, जिह्वा लार को भोजन में पूरी तरह मिलाती है। तो जीभ जो है, तो ये जीभ क्या करता है, लार को अच्छी तरह से भोजन के साथ में बार बार मिलाती है, जिससे भोजन हमारा अच्छी तरह से मुलायम बन पाता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं नोट, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसको लार एमिलेस भी कहते हैं। यह जटिल शर्करा को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, शर्करा, शर्करा को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहां से शुरू होता है, तो एकलौता ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, मुख में अमाशय तक भोजन ग्रासिका नली आइसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद जब ग्रास नली के द्वारा भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय में उपस्थित पाचक रस, ये पाचक रस को ही जठर रस भी कहते हैं और उसी को HCl, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, अमाशय में उपस्थित पाचक रस भोजन के साथ में मिश्रित हो जाता है। प्रोटीन तथा वसा का पाचन अमाशय में होता है एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब बोलता है कि प्रोटीन जो है सबसे क्या है, जटिल पदार्थ है। तो प्रोटीन का पाचन थोड़ा सा मुश्किल होता है अन्य पदार्थों की अपेक्षा। तो प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, इसका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है स्टूडेंट, देखिए प्रोटीन जो है इसमें ट्रिप्सिन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन के साथ में मिलता है और वसा के साथ में लाइपेज नाम का एंजाइम मिलता है एवं कार्बोहाइड्रेट के साथ में मुख में ही लार मिलता है। तो इस प्रकार से तो प्रोटीन के साथ में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मिलता है और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये VBI है, इसको मैंने एक चार्ट के रूप में दर्शा दिया हूं। तो प्रोटीन जब ट्रिप्सिन के साथ में मिलेगा तो एमिनो अम्ल बनाता है और वसा जब लाइपेज के साथ में मिलता है तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनाता है और कार्बोहाइड्रेट जब लार के साथ में मिलता है तो हमारा ग्लूकोज बनाता है। अब जो है वो तो भोजन वहां से पचना स्टार्ट हो गया है या पच रहा है। अब क्या होगा, पचा हुआ भोजन आगे जाएगा। तो पचा हुआ भोजन का क्या क्या होता है, तो पचे हुए भोजन को आंत्र भित्ति, आंत्र भित्ति ये जो है छोटी आंत है, छोटी आंत जो है उसको अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत छोटी आंत में अंगुली जैसी संरचना होती है जो क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है, भोजन को पकड़ता है। पाचन के बाद बचे अपशिष्ट बड़ी आंत में चली जाती है जहां से गुद्दा मार्ग से मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र की क्रिया समाप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखिए मैंने एक फोटो बनाया हूं, हमको फोटो अच्छा से बनाना नहीं आता है फिर भी मैं बनाने का कोशिश किया हूं। तो देखिए ये हमारा क्या है, मुख है। अब मुख में जैसे ही हम भोजन लेंगे तो ये भोजन क्या होगा स्टूडेंट, ये भोजन यहाँ पे चबाएंगे और चबाने के बाद यहाँ पे टाइलिन से लार ग्रंथि निकलेगा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देगा और भोजन को चिपचिपा मुलायम बनाता है जो सीधे नीचे जाता है। सीधे नीचे आने के बाद ये क्या होता है, ये डायरेक्ट स्टोमच में आता है, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए पित्ताशय, यहाँ पे पित्तरस, पित्तरस यहाँ से निकलता है HCl और प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू करते हैं और दोनों का पाचन यहाँ पे होता है। पाचन होने के बाद इस प्रकार से जो पाइप नुमा देख रहे हैं बड़ी सी, ये हमारा 32 मीटर का होता है। 32 मीटर का जो छोटी आंत होता है, इसी में जो है भोजन जो है क्या होता है,
धीरे धीरे करके वो पचता है। तो पूरा प्रोसेस यहाँ शुरू से अंत तक 32 मीटर का सफर तय होता है और जहां पे भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। भोजन पचने के बाद में ये जो बड़ा मोटा वाला देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, बड़ी आंत है। अब ये बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत में जाने के बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर शरीर से निकल जाते हैं गुदा द्वार के द्वारा, और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो फेफड़े तक वापस भेज दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र था। अब मेरा आगे है श्वसन। ये श्वसन तंत्र भी पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र क्या होता है स्टूडेंट, आप आसानी से आप समझ लीजिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो सांस जब हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं उसको श्वसन कहते हैं। हमारा शरीर बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो वायुमंडल से हमारा शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर को जिस कोशिका को जितना आवश्यकता होती है उसके अनुसार सभी कोशिकाओं के अनुसार ऑक्सीजन जो है वो खाद्य स्रोत के साथ में मिलकर भोजन का विघटन करने में सहायता करते हैं एवं हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो पाचन तंत्र में जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वह श्वसन का ही होता है। और ये जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारा भोज्य पदार्थों के साथ में मिल करके विघटन करने का कार्य करता है। अब हमारा है श्वसन के क्रिया के दौरान सांस लेने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो CO2 के रूप में बाहर निकलता है। तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन लेता है, पेड़ पौधे इसको अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में उपयोग करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जैसे जैसे दुनिया बदलते जा रही है, घटते जा रहा है, जिससे हमारा CO2 बढ़ते जा रहा है। और CO2 के बढ़ने से क्या हो रहा है स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग। CO2 के बढ़ने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ते रहा तो हमारे ग्लेशियर वगैरह क्या होंगे, पिघल जाएंगे। उसके आगे है पौधों में श्वसन। तो श्वसन जब पढ़ रहे हैं तो पौधों में भी तो श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन विपरीत होता है। पौधे CO2 लेते हैं एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा O2 ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे लिए वरदान साबित होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा है अगला जलीय जीव। तो जलीय जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब वे जल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जल में जितना भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहेगा उसी का उपयोग करेंगे। और चूंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होता है, तो जल में क्या होता है कि वायु की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए जलीय जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होता है। अब मनुष्य में भी श्वसन पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य में श्वसन क्या होता है स्टूडेंट, मनुष्य जो है ऑक्सीजन को नस द्वार द्वारा लेती है और नस द्वार में उपस्थित बाल, हमारे नाक में देख लेते होंगे कि छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, बाल जो है वो ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन को शुद्ध करने के बाद वह ग्रासिका नली के द्वारा नीचे हमारे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, यहां से हमारा सीधे फुफ्फुस में जाती है। तो इसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाया हूं। इसके लिए मैं क्या किया हूं, छोटा सा डायग्राम बनाया हूं स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो ग्रास नली है, यहां से जो भी हम श्वास लेते हैं वो क्या होता है, फुफ्फुस नली में जाता है। और फुफ्फुस नली क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ रहता है। अब मेरा आगे है फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी दो नलिका में विभाजित हो जाती है। फुफ्फुस के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी यहां से दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और गुब्बारे जैसा संरचना वाला कुपिका में चला जाता है। इस प्रकार से गुब्बारे जैसी संरचना होती है,
इसको क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं, कुपिका। तो कुपिका में क्या होता है, ऑक्सीजन दो भागों में बट करके चला जाता है, कुपिका में चला जाता है। और कुपिका का होता है श्वास लेने पर, ये क्या होता है, श्वास लेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा तो ये फूलता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये कुपिका सिकुड़ता है, और इस प्रकार से हमारा शोषण का कार्य होता है। अब हमारा है ऑक्सीजन पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर संचरण करती है। तो ऑक्सीजन का पूर्ति हर कोशिका को है, तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर में विलय कर लेता है और इसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब मेरा चैप्टर का अगला टॉपिक है वहन। तो वहन का मतलब होता है बहाव, इसको आप सिंपली समझ लीजिए आसान भाषा में, बहाव। ठीक है स्टूडेंट, ये बहाव है। मानव में वहन निम्न प्रकार से होता है। तो मानवों में वहन किस प्रकार से होता है स्टूडेंट, हमारे शरीर में वहन की क्रिया विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है, जिसमें हृदय जो हमारा है, हार्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारा मुख्य भूमिका निभाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है। ये VVI में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमारा जो मनुष्य का हृदय है वो कितने कोष्ठकों में बटा होता है, तो 4 कोष्ठक। कौन कौन, तो दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, इस प्रकार से 4 कोष्ठक में बटा होता है, जो रक्त एवं ऑक्सीजन को पूरे शरीर को देता है। कौन कौन से अंग हैं जो वहन की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं धमनियां। तो धमनी किसको कहते हैं, धमनी यह एक प्रकार का रक्त नलिका है, रक्त ले जाने वाली नली है जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और ये धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। लेकिन एक है अपवाद में, पल्मोनरी धमनी, ये अशुद्ध रक्त को क्या करता है, प्रवाह करता है। उसके बाद है शिराएं। शिराएं क्या करता है स्टूडेंट, यह भी एक प्रकार का रक्त वाहिनी है, नलिका है, जो अशुद्ध रक्त एवं कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हृदय तक लाता है। तो शुद्ध रक्त का तो सारे शरीर तक पूर्ति हो गया, लेकिन उसको लाएगा कौन, तो लाने का कार्य कौन करता है, शिराएं करती है। और एक अपवाद में है स्टूडेंट पल्मोनरी शिरा, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। अब मेरा रक्त से रिलेटेड ही एक अगला टॉपिक है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा रक्त दाब। तो रक्त दाब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रक्त दाब किसको कहते हैं, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ये आपका बाजू है, इस प्रकार से हैंड है। तो ये जो आपका बाजू है, तो यहाँ पर एक ऐसा इस प्रकार से कपड़ा का लगाता होगा और इस प्रकार से उसमें तार निकला हुआ रहता होगा। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे नापने का यंत्र होता है, BP नापने का यंत्र। तो इस प्रकार से जब ये कपड़ा वाला लगाता है तो ये क्या करता है, दबाता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। उसी को क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। तो धमनी में रक्त दाब अधिक होता है क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, एवं शिरा में कम रक्त दाब होता है क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सामान्य प्रकुचन दाब 120 mm होता है तथा अनुशीतलन दाब 80 होता है। तो हम यह मान सकते हैं कि मानव शरीर का रक्त दाब 120/80 होना चाहिए। ये हमारा आदर्श माना जाता है। अगर यदि ये थोड़ा सा नीच ऊपर होता है तो चलेगा, लेकिन अधिक होता है तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत या BP लो का शिकायत हो सकता है। उसके बाद मैंने एक हार्ट बनाया हूँ, जिसमें देखिए ये होता है ऊपरी भाग जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है। इससे हमारा क्या होता है, हवा अंदर आता है, वायु ऑक्सीजन अंदर आता है। और ये हार्ट जो है हमारा 4 भागों में इस प्रकार से, दाया अलिंद, दाया निलय,
बायां अलिंद, बायां निलय, इस प्रकार से 4 कोष्ठकों में बटा होता है। और जब ये दायां निलय में ऑक्सीजन आता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाता है। हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और ये क्या करता है, यहाँ से दायां अलिंद से दायां निलय की ओर सफर करता है। इस प्रकार से यहाँ पे एक कूप की तरह लगा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन दायां निलय में प्रवाहित होती है। दायां निलय में प्रवाहित होने के बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक पाइप नुमा इस प्रकार से पूरा शरीर में, इधर क्या है, शरीर, पूरा शरीर में, यहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ तो फिल्टर हो गया ना स्टूडेंट। तो फिल्टर होने के बाद ये क्या हुआ, पूरा शरीर में रक्त का प्रवाह होगा। रक्त का प्रवाह होने के बाद जब शरीर से वापस आएगा तो वापस आएगा सीरा के द्वारा और इस प्रकार से वहन का कार्य होता है। तो इतनी आसानी से हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया हूं। इसमें एक टॉपिक और छूट गया है स्टूडेंट, वो है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अगला वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज समझने वाला चीजें हैं। अगर आप उसको अच्छा से नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उत्सर्जन टॉपिक को मैंने छोड़ दिया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद।